टॉपिक है द साइंस ऑफ लव। मोहब्बत की साइंस क्या है, लेकिन इसको समझने के लिए अच्छा, ये बड़ा वसी तरह मफहूम है। जब हम लव बोलते हैं तो एक खास तरफ जान जाता है, ये उससे बहुत अलग और बड़ा वसी मफहूम है जिस पर हम बात करते हैं। चलिए एक मिसालें लेंगे जिससे हम इसको समझ सकें। मिसाल के तौर पे बिरयानी है, किन अज्जा से बनती है? गोश्त, तेल, मसाला जात, चावल। अगर ये अलग पड़े होते हैं तो इनका कोई मफहूम नहीं है, कोई इफादियत नहीं है। लेकिन जब ये अपने इंफरादी वजूद को खोकर एक बाइंडिंग फोर्स जो कि चूल्हा और उसकी आग है बिरयानी में तब्दील होते हैं, तो फिर यह इंतहाई कारामाशा बन जाती है। इससे क्या नतीजा निकला कि अक्सर चीजें, बल्कि बेशतर चीजें अपनी इंफरादी हैसियत में कारामद नहीं होती जब वो इंफरादी हैसियत को छोड़कर किसी कुल में जज्ब होती हैं या मुंतकिल होती हैं, किसी कुल का हिस्सा बनती हैं, तो कारामद बनती हैं। एक और हम मिसाल लेते हैं। फर्ज कीजिए कार है। कार में जो चीज़ें होती हैं उसमें इंजन होता है, उसमें सीटें होती हैं, उसमें दरवाजे होते हैं, बॉडी होती है, गियर होता है। ये सब चीज़ें इकट्ठी नहीं बनती, सब चीज़ें अलग अलग बनती हैं। अच्छा, अब एक अलग से इंजन पड़ा है, उसकी कोई हैसियत नहीं। अलग से स्टीयरिंग पड़ा है, उसकी कोई फायदा नहीं। लेकिन जब एक बाइंडिंग फोर्स, जैसे हम नेट बोल्ट कह सकते हैं, उनको इकट्ठा करके कार की शक्ल देती है, तो फिर वो एक कारामशिया बन जाती है। तो इस मिसाल में भी एक नतीजा निकल रहा है कि जब इंफरादी वजूद को कोई बाइंडिंग फोर्स एक कुल में तब्दील करता है, जुज़ को कुल में तब्दील कर दे, तो फिर वो तमाम अज्जा जो इंफरादी तौर पर कारगर नहीं थे, लेकिन एक कुल में जज्ब होने के बाद या इख्तिताम पजीर होने के बाद कारामद हो गए। एक तीसरी मिसाल और ले लेते हैं हम। सोलर सिस्टम, हमारा सूरज है, उस पर जमीन भी घूम रही है, और फिर जनाब मार्स भी है, सैटर्न भी है, मरकरी भी है। अच्छे 6 सैयारे, जैसे कि हमें बताया 6 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। अगर ये अलग अलग, जैसे अलग से सूरज होता और जमीन ना होती तो उसकी क्या अहमियत थी? कुछ भी नहीं। या अलग से जमीन होती तो जिंदा रहना ही मुमकिन न था बगैर सूरज और दीगर स्टार के। अच्छा, हमें ये तो पता है कि सूरज के क्या फवायद हैं, या चांद के ज्यादा हम जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितने स्टार्स हैं उनके अपने अपने काम हैं। मिसाल के तौर पे अगर मरकरी प्लेनेट ना हो तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा, हम कोई गहरी बात सोच ही नहीं पाएंगे, बल्कि आम बात भी नहीं सोच पाएंगे। वो बाकायदा दिमाग को चलाने की एनर्जी रखता है। सैटर्न यानी जोहर, सैटर्न जो है वो हमें सबक देता है। मिसाल के तौर पे एक चीज हम गलत करते आ रहे हैं, तो अचानक कोई ऐसा वाकया होगा सैटर्न के जरिए, एनर्जीज के जरिए, कि हमें एहसास होगा कि हम इस मामले में गलत कर रहे थे और हमें अपनी करेक्शन ऐसे करनी चाहिए। ठीक। और इसी तरह से तमाम जितने प्लैनेट्स हैं 6 के 6, और इनके अलावा इनके शेडोज भी हैं, बहुत लंबा हो जाता है, सबका अपना एक मकसद है। ये पूरा सोलर सिस्टम है तो इंसानी और दीगर अनवा की जिंदगी मुमकिन है, वरना ये मुमकिन नहीं थी। तो बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर ये प्लैनेट्स और सूरज स्टार है, बाकी सब प्लैनेट्स हैं, ये सूरज स्टार और बाकी प्लैनेट्स अगर इंफरादी हैसियत में अलग अलग होते हैं, इनकी कोई इफादियत नहीं थी। जब ये अपनी इंफरादी हैसियत को ख़त्म करके एक मजमूई कुल में तब्दील होते हैं, यानी सोलर सिस्टम में, तब इनकी अहमियत, ज़रूरत बनती है। तो मजमूई तौर पे इससे एक उसूल अखज़ हुआ कि इंफरादी तौर पे कोई शय अपने वजूद का जवाब पेश नहीं कर पाती या अपनी इफादियत को साबित नहीं कर पाती तब तक कि वो किसी मजमूई कुल का हिस्सा ना बने। अब इसे हम ह्यूमन सोसाइटी पे भी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कपल इकट्ठा होता है, फिर उनकी औलाद होती है, पूरी फैमिली वजूद में आती है, लोग अपना इंफरादी वजूद खो के उस फैमिली के मेंबर बन जाते हैं, तब उनकी इफादियत वाज़ेह होती है। हर एक की इफादियत होती है, खासतौर पर माँ बाप की। तो यहाँ भी वही बात सामने आ रही है कि जब लोग इंफरादी हैसियत में थे तो उनकी वो इफादियत नहीं थी, जब वो एक मजमूई कुल यानी एक फैमिली के अंदर मेंबर बन गए तो उनकी इफादियत बढ़ गई।
तो इन तमाम बातों से ये बात साबित होती है कि कायनात में दर हकीकत एक ही काम हो रहा है, वो ये है कि चीज़ें अपनी इनफरादी हैसियत खोकर किसी मजमूई कुल का हिस्सा बन रही हैं और इसे इर्तिका का अमल कहते हैं। अब ये कब से शुरू हुआ? जब हुआ था बिग बैंग। बिग बैंग मेरा ख्याल अक्सर लोगों को पता होगा। पहले कायनात सिमटी हुई एक छोटे सी जगह में थी, एक धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं, या मजहबी तौर पे कह सकते हैं जब अल्लाह ने कुन कहा, और वो पूरी कायनात जो है, लाख लाख तो बहुत छोटा लफ्ज है, अरबों खरबों, ये भी छोटा ही है लेकिन बहरहाल इससे आगे है नहीं, अरबों खरबों टुकड़ों में तकसीम हो गई। अब वही टुकड़े इंफरादी हैसियत में किसी काम के, उसमें प्लैनेट्स भी हैं, ब्लैक होल्स भी हैं, 36 किस्म की चीजें हैं, वो अपनी इंफरादी हैसियत में किसी काम के नहीं है। कायनात में एक अमल जारी और सारी है कि जिस वक्त बिग बैंग के वक्त जो चीजें बिखरी थी वो दोबारा मुजतमे हो रही हैं और एक कारामत शहकर रूप धार रही हैं। अच्छा, फिर बात यहीं पे नहीं रुक जाती। मैं बिरयानी की मिसाल की तरफ वापस आऊंगा कि हमने चावल, गोश्त, तेल, मसाला जात इकट्ठा करके एक मजमूई कुल में जम करके उन सब को चीजों को जो इंफरादी तौर पे बेकार थी कारामत बना लिया। यह अमल आगे भी चलेगा। फर्ज कीजिए अब वो बिरयानी एक मखसूस ग्रुप है दोस्तों का या रिश्तेदारों का कई दफा खाता है, महीने में 2 दफा या 3 दफा दावत चलती है। अब क्या होगा कि वो लोग जो अलग अलग थे वो दोस्त बन जाएंगे, यानी कि इंफरादी हैसियत से कुल बनने का अमल ये नहीं कि एक कुल वजूद में आ गया तो खत्म हो गई बात, ये आगे से आगे चलता रहता है। इसी का नाम इर्तिका या एवोल्यूशन है और कायनात में यह अमल जारी है। अच्छा, अब मजीद इसको देखते हैं हम। इन तमाम अमल में जिसमें कि इंफरादी अशिया एक मजमूई कुल में तब्दील हो रही हैं, एक बाइंडिंग फोर्स है। मसलन बिरयानी की बात करें, वहां बाइंडिंग फोर्स थी चूल्हा और आग। अगर हम बात करते हैं कार की, वहां बाइंडिंग फोर्स थी नल बोल्ट। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो इनके दरमियान है ग्रेविटेशनल फोर्स जो मुख्तलिफ स्टार्स के दरमियान होती है। और इंसानों के दरमियान बात करें तो उस बाइंडिंग फोर्स का नाम है लव, मोहब्बत। तो मतलब ये हुआ, अब वसीतर मफहूम में देखें तो ये जो बाइंडिंग फोर्स दीगर हैं इनको भी हम मोहब्बत ही की एक किस्म कह सकते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, चाहे वो नट बोल्ट थे। जो चीज जोड़े मुख्तलिफ अज्जा को बाहम और एक नया कुल पैदा करे, दैट इज लव वसीतर मफहूम में। तो गोया कायनात जो पूरी की पूरी चल रही है वो मोहब्बत की बुनियाद पे चल रही है। करते हैं जो गैर जिंदा चीजें हैं वो किसी खास किस्म की बाइंडिंग फोर्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, स्टार के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है, कार के टुकड़े जोड़ने के लिए नट बोल्ट्स हैं वगैरह वगैरह। और लेकिन इंसानों को मुख्तलिफ किस्म की बाइंडिंग फोर्स है इंसान में, जिसमें एक है फिजिकल लव। फिजिकल लव एक है जनाब स्पिरिचुअल लव। फिजिकल लव का मकसद है अपनी नौ को बरकरार रखना और स्पिरिचुअल लव का मकसद है रूहानी इर्तिका। उसका क्या मफहूम है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अनकंडीशनल लव ये भी एक किस्म है और लव ऑफ गॉड ये सबसे आला किस्म है। तो इन पे हम बारी बारी जायजा लेंगे। पहले हम फिजिकल लव का जायजा लेते हैं। एज वी नो, होता यह है कि एक कपल मिला और उनको एक दूसरे से कुछ अंडरस्टैंडिंग महसूस हुई, कुछ पसंदीदगी महसूस हुई। ये पहली डिग्री है जिसको हम कहते हैं। तो हम चूंकि साइंसी एतबार से इसका जायजा ले रहे हैं, तो साइंसी एतबार से लव एक इमोशन नहीं है। इमोशन होगी, असल में ये है ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं वो रिलीज होते हैं। जब हम इस कैफियत में जाते हैं, हम किसी भी कैफियत में जाएं, कुछ ना कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन फिल वक्त हम अपने टॉपिक पे रहते हैं कि जब हम इब्तिदान इस कैफियत में जाते हैं तो बाज़ हार्मोन
रिलीज होते हैं। यानी ये बात तो तय हो गई कि साइंसी एतबार से लव जो है ब्रेन के अंदर केमिकल्स की, हार्मोन्स की सेक्रेशन का नाम है। एक कपल मिला, उसको एक दूसरे के लिए उसने सूटेबल महसूस किया और हल्की सी पसंदीदगी महसूस की। सेकंड स्टेप में उसमें गहराई आएगी, और उस गहराई जब आएगी तब उसके बाद ये ब्रेन केमिकल जो होंगे वो सीक्रेट होंगे। इसमें खुशी के होंगे, डोपामाइन होंगे और सेरोटोनिन वगैरह, इस तरह के खुशी के बहुत से हार्मोन्स हैं जो कि सीक्रेट होंगे। अच्छा, फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद ये एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड में तब्दील हो जाएगी ये चीज, और फिर एक लंबे अरसे का ताल्लुक पैदा हो जाएगा। ये तो हुआ ह्यूमन लव्स की पहली किस्म में, फिजिकल लव। अब सेकंड पे आइए। अच्छा, इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट ये हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ऐसे केसेस में बाज दफा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होती हैं। फरीक सानी को ये समझा जाता है कि उसे मुकम्मल तौर पे हमारे लिए रिजर्व होना चाहिए और जो हम चाहें वो वैसा ही करे, और इस तरह से ऐसी भी एक्सपेक्टेशन करनी जाती हैं जो कि उसके लिए मुमकिन नहीं होती, और ऐसा न होने की सूरत में जाहिर है कि मायूसी और नाउमीदी होती है। जेलसी एंड पॉजेसिवनेस। अच्छा, जेलसी भी पैदा होती है। पॉजेसिवनेस ये कि इस तरह की कैफियत पैदा होती हैं जिसमें ये चाहता है इंसान के फरीक सानी जो है किसी और तरफ तवज्जो ना दे, किसी से बात ना करे, किसी से कोई रिलेशनशिप ना रखे, या दीगर जिम्मेदारियों को बस सेकेंडरी रखे। हालांकि जाहिर है रोजगार का मसला भी है, दूसरे समाजी ताल्लुकात भी निभाने हैं, दूसरे रिश्ते भी निभाने हैं, तो इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लूजिंग योर सेल्फ। अच्छा, बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो शख्स पे ये सोच इतनी गालिब होती है कि वो ज़िंदगी के दीगर तकाज़े, जिसमें रोज़गार है, जिसमें रिलेशनशिप है, जिसमें दीगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब को भुला के तमाम तर तवज्जुहात का इर्तिकाज़ एक ही नुक्ते पे हो जाता है। नतीजे में वो खुद को लूज़ करता है, और इस कैफियत के लिए मिर्ज़ा गालिब ने शेर कहा है, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी थे हम भी काम के। बातें कॉमन सी हो गई, लेकिन चूंकि मामला साइंस का है तो साइंसी सबूत भी चाहिए, तो डॉक्टर ने वो भी फराहम कर दिया। एक डॉक्टर है हेलन फिशर और दूसरा है रिचर्ड डेविसन। इन लोगों ने बाकायदा रिसर्च के जरिए ये प्रूव किया कि जब इस तरह की कैफियत गहरी होती हैं तो ब्रेन में एक मखसूस हिस्सा होता है जो चीज़ों को एनालाइज करता है और हमें ये बताता है कि बैलेंस जो बिहेवियर है वो कैसे रखना चाहिए। जब इस कैफियत में इंसान ज़्यादा उतरता है तो वो हिस्सा मुअत्तल हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। नतीजे में इम्बैलेंस वजूद में आता है, इंसान का अपने रवैये में और कामों में तवाज़ुन खो देता है। ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। हाँ, ये सारी बातें हो गई नेगेटिव एस्पेक्ट की, और इस पे साइंस की सनद भी मौजूद है, बाकायदा रिसर्च करके ये बात प्रूव हुई है कि ऐसी कैफियत में इंसान के ब्रेन का वो हिस्सा जो एनालिटिकल होता है, जो तज्जिया करता है, तवाज़ुन पैदा करता है, वो मुअत्तल हो जाता है। अच्छा था, उसके बाद ये तो हो गई फिजिकल लव जो नस्ल इंसान की बका के लिए जरूरी है, ये अब मामला हो गया पूरा। अब आते हैं हम स्पिरिचुअल लव पे। स्पिरिचुअल लव है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए। स्पिरिचुअल एवोल्यूशन क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी का बढ़ना। फ्रीक्वेंसी बढ़नी क्यों जरूरी है? क्योंकि जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आला तर अशिया से हमारा टकराव होगा। क्योंकि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वेल नोन है, जो लोग माइंड साइंसेस के हैं, कि जब हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी की चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो हम लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ें, मसलन एक्सीडेंट्स, बीमारियां, परेशानियां, इस किस्म की चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जाएगी उतनी ही आला तर चीज़ों को हम अट्रैक्ट करेंगे, और इसी का नाम स्पिरिचुअल एवोल्यूशन या रूहानी इर्तिका है। तो अभी इस स्पिरिचुअल लव में ये, अच्छा, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि अपोजिट जेंडर हो, सिमिलर भी हो सकते हैं।
जैसे कि आमतौर से तसव्वुफ में मुर्शद और उसका शागिर्द। अच्छा, अब ये समझ लिया जाए कि आखिर लफ्ज़ से फ़ायदा क्या होता है। वो जब मुर्शद कहता है कि फना फी शेख, कि उसका इतना तसव्वुर करो कि फना फी शेख, यानी वही कि उसका तसव्वुर इतना गहरा हो जाए कि उसके सिवा कोई ख्याल ना आए। पहले तो प्रीवियस लेक्चर में अगर मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आज बहुत से लोग नए हैं, मैं उस बात को फिर दोहरा देता हूँ। हमने एक चीज़ डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में कि एक सादा कागज़ होता है, अगर उस पे हम 10 रुपए के नकूश छाप देते हैं तो उसकी कीमत क्या बनेगी? 10 रुपए ही बनेगी। और अगर हम 5000 की छाप देते हैं, चीज वही थी, उसकी कीमत 5000 रुपए हो जाएगी। तो इसी तरह ह्यूमन सोल है, सादा कागज, उसकी कीमत बनती है कि उस पे हमने अपनी कौन सी सोच के नकूश डाले हुए हैं। तो विलियम जेम्स अमेरिकन फलसफी कहता है कि आप वही कुछ हैं जो कुछ के आप सोचते हैं। ठीक है, जैसे कागज का टुकड़ा वही कुछ है जो उस पर छपा है, उसकी अपनी। तो ह्यूमन सोल में भी ये खासियत है कि जो उसके पे छापा जाएगा, जो उस पर नक्श डाला जाएगा, वो उसी तरह की हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्यों कहा जाता है फनाफि शेख? असल में मंजिल है फनाफिल्ला। अच्छा, बात है कि उससे क्या फायदा होना है। उसके लिए रूमी ने कहा है फनाफिल्ला, यानी कि अल्लाह का तसव्वुर को अगर गहरा किया जाए तो क्या फायदा होता है। रूमी ने एक मिसाल दी कि जैसे लोहा है, जब वो आग में तपता है तो आग तो नहीं बनता, लेकिन इंतहाई गर्म सूख होने के बाद उसमें आग की बहुत सी क्वालिटीज पैदा होती है। तो जब कोई फनाफिल्ला की मंजिल पे जाता है, बेशक वो खुदा नहीं बनता, लेकिन उसके अंदर मोजे और करामतें दिखाने की एहलियत, यानी खुदाई सिफात का एक अक्स जोड़ पैदा होता है। इस वजह से कहा जाता है। तो तसव्वुफ में अब फनाफिल्ला तक पहुंचने के लिए अगर डायरेक्ट कोई पहुंचना चाहे तो वो ऐसा ही है जैसे पहली सीढ़ी पे खड़ा और कहा जाए कि 100 सीढ़ी पे पहुंच जाए, जो कि जाहिर पॉसिबल नहीं, दर्जा बदर्जा होता है काम। तो सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए कहा जाता है फनाफिश शेख, कि जो भी मुर्शद है, जाहिर है वो रूहानी तौर पे आगे जब भी मुर्शद है, उसका इतना तसव्वुर करो कि उसमें वो वही वाला रूल कि फिर उसका सारा नक्श आपके अंदर बन जाए और जो रूहानी अहलियतें उसमें है वो आप में भी आ जाए। एक सीढ़ी चढ़े, उसके बाद फनाफिल रसूल। फनाफिल रसूल भी पहले नहीं हो सकता था, हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है, डायरेक्ट वहां छलांग मारना आसान नहीं है। तो फनाफिल शेख के बाद फनाफिल रसूल, फिर हुजूर का तस्वुर किया जाता है। वहां तक पहुंच गए तो उसके बाद फिर फनाफिल्ला, अल्लाह का तस्वुर गहरा किया जाता है। तो ये है रूहानी इर्तिका की मनासिब। और अच्छा, इसका मेटाफिजिकल एस्पेक्ट अगर जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब जैसे कि मैंने कहा था कि बड़े वसी तर मफहूम में, तो जैसे कि हमने देखा सोलर सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है, और दीगर भी हमने बातें की, हर जगह कोई बाइंडिंग फोर्स मौजूद है अगर कायनात को गौर से देखा जाए। तो ये मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है इसका, कि अगर हम गौर से तलाश करें तो हमें हर जगह बाइंडिंग फोर्स यानी मोहब्बत का अमल हल नजर आएगा। इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि कायनात जो चल रही है वो मोहब्बत की बुनियाद में चल रही है। एक तो सोलर सिस्टम की तो हम बात कर चुके हैं। क्वांटम लेवल, क्वांटम सब लोग समझते हैं या नहीं समझते, तो आप समझ लें कि सबसे छोटा जो एनर्जी का जर्रा, एक तो मादे का जर्रा होता है जिसे एटम कहते हैं, अभी लाइट आ रही है एनर्जी है, इसका जो सबसे छोटा जर्रा कह लीजिए फिलहाल आसानी के लिए, उसको क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम लेवल पे एक लॉ पाया जाता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि एक फोटोन जो होता है वो अपने जैसे फोटॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो यहां भी वही चीज नजर आ रही है कि जो चीजें, अच्छा उससे क्या होता है कि ये एक एनर्जी का एक ज्यादा ताकतवर बन जाता है, और उस ज्यादा ताकतवर एनर्जी जब होती है तो फिर जब वो मटेरियलाइज होती है तो फिर मिसाल के तौर पे मैं एक स्पिरिचुअल लॉ है कि भाई आप गिविंग करेंगे और अनकंडीशनल गिविंग करेंगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगा उससे ज्यादा होगा। उसमें क्या होता है कि जैसे किसी ने चैरिटी की और बिल्कुल अनकंडीशनल की अल्लाह के नाम पे, उसमें कोई वो नहीं था कि लोगों को दिखाऊं या अपनी अना की तस्कीन करूं, खालिस अल्लाह के नाम पे, उस सूरत में क्या होगा कि वो जो उसकी ब्रेन वेव्स निकलेंगी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से
वो एनर्जी का पार्ट जो है जो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ताकतवर हो जाएगा, और जब वो दोबारा मटेरियलाइज होगा तो फिर वो जितना दिया गया था उससे कहीं ज्यादा वापस आएगा, जैसा कि रूहानी कवानीन में और कुरान वगैरह में कहा गया है। ये मेटाफिजिकल एस्पेक्ट हो गया। इश्क हकीकी, इश्क मजाजी। अच्छा, बात वही है कि अगर कोई बहुत ही आला दर्जे का काम करना है, मिसाल के तौर पे एक तख्ता जो जमीन पे एक तख्ता रख दिया जाए और कहा जाए कि भाई इस पे चलो, हम इजीली चल लेंगे, फिर उस तख्ते को 10-10 फीट बुलंद दीवारों पर रख दिया जाए, कहा जाए कि चलो, तो हम फौरी तौर पे तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन अगर बहुत प्रैक्टिस करें तो बहरहाल एक दिन आ सकता है कि हम जरा हिम्मत करके उस पर एतमाद से चल लें। लेकिन बाजीगरों को आपने देखा होगा, तख्ता तो दूर की बात, वो रास्ते पे चल लेते हैं। तो ये काम कैसे होता है? प्रैक्टिस से। यानी कहना मैं यहाँ ये चाह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल काम डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, किसी भी शख्स से पहले दिन मुतालबा किया जाए कि फिर रास्ते पे चल के दिखावा नहीं कर सकता। हाँ, पहले वो जमीन तक तख्ते पे चले, फिर दीवार पे 10-10 फीट बुलंद तख्ते पे कोशिश करे, उसका एक्सपर्ट हो जाए तो रास्ते पे कोशिश करे, वो इसी तरह से करते हैं ग्रेजुएट। तो ये जो मामला है फनाहियत का या किसी के नुकोश को जज्ब करके उस जैसा बन जाने का, तो ये भी जाहिर है कि अल्लाह ताला इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का है कि बराह रास्त ऐसा करना बहुत मुश्किल है। तो उस सूरत में ये कहा जाता है कि अगर ब्रेन फ्रीक्वेंसी कोई गैरुल्लाह, जो इंसान भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, अगर उसके साथ ये काम हम कर लें, जिसे इश्क मजाजी कहते हैं, तो हमारी फ्रीक्वेंसी इस हद तक हाई जरूर हो जाएगी कि फिर हम अगला वाला मरहला जो है वो कर सकें। तो उसको इश्क हकीकी कहा जाता है, अल्लाह ताला के इश्क को, और गैरुल्लाह के इश्क को इश्क मजाजी कहा जाता है। तो कंक्लूजन जो निकला वो ये कि मोहब्बत कायनात की बुनियाद है, और ये सारी कायनात जो चल रही है, वो अक्सर हम ये बात सुनते हैं लेकिन पल्ले नहीं पड़ती, मेरा ख्याल है कि आज समझ में आ गई होगी। हम ये कहते हैं कि सारी कायनात की बुनियाद मोहब्बत है, तो क्या है? मैं समझता हूँ कि हम उसको समझ चुके हैं। यस करना था।